यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। पाकिस्तान, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पाकिस्तान और चीन के संबंधों पर। पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान जो बनाते समय मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा था कि वो इस्लामिक कंट्री बनाएंगे और इस्लामिक कंट्री बनाकर वो हिंदुस्तान पर दारुल इस्लाम का झंडा फतेह करेंगे। हिंदुस्तान को फतेह करने के उद्देश्य से बनाया गया पाकिस्तान कि हमको एक लैंड का टुकड़ा दे दीजिए जहां पर हम इकट्ठे हो जाएं और हम भारत को फतेह कर सकें। यहाँ इस्लामिक शासन वैसे ही बनाया जा सके जैसा अंग्रेजों के आने से पहले था, क्योंकि जिन्ना की कंडीशन ये थी कि अंग्रेज अगर जा रहे हैं तो जिनसे शासन लिया था उनको शासन वापस दो, यानी कि मुसलमानों से शासन लिया था तो मुसलमानों को शासन वापस दीजिए। ऐसा विचार करते हुए जिन्ना ने पाकिस्तान का निर्माण किया। ऐसे पाकिस्तान ने शुरू होते ही जिस दिन वो बना उसके तुरंत बाद, अगस्त में बना, सितंबर अक्टूबर में उसने भारत पर हमला कर दिया और जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा भूभाग उसने कब्जा कर लिया। हालांकि उस पूरे के पूरे प्रकरण में जवाहरलाल नेहरू की निष्क्रियता समझ में आती है, दिखाई दे रही थी, और इधर माउंटबेटन पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होते दिखाई दे रहे थे, इसलिए वो यूएनओ गए और यूएनओ जाकर यूएनओ ने वहाँ पर एक लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी जिसको आप एलओसी कहते हैं, और एलओसी के इधर हम और इधर वो प्रकरण लगातार चलता आ रहा है। उसके बाद उसने 65 की लड़ाई लड़ी बिना किसी कारण की, क्योंकि 62 की लड़ाई में चीन ने हमारा बहुत नुकसान कर दिया था, इसलिए उसको लगा कि अब हम जीत लेंगे। इसके बाद 71 की लड़ाई लड़ी, फिर 71 की लड़ाई के बाद वो दूसरे तरह के युद्ध में उतर आया, कारगिल करने लगा, और उसके बाद उसने आतंकवाद की तरफ हाथ बढ़ाया और हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाना शुरू किया। कुल मिलाकर हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से बना पाकिस्तान, हिंदुस्तान को फतेह करने के उद्देश्य से बना पाकिस्तान, हिंदुस्तान में दारुल इस्लाम का झंडा फहराने के उद्देश्य से बना पाकिस्तान, बर्बाद मोदी के आने से बर्बाद तो होता दिख ही रहा है और 100% बर्बादी की कगार पर भी है। आप देख ही रहे होंगे कि सऊदी अरेबिया ने अपना कर्जा वापस मांगा। अभी मलेशिया ने उसका एक प्लेन ही वहाँ सीज कर दिया। जब उन्होंने कुछ पैसा जमा किया तो उसको रिलीज़ किया। उसके बाद आपने देखा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बोर्ड ने एक खुदाई कंपनी का बलूचिस्तान में जो खुदाई कर रही थी, बलूचिस्तान में खुदाई के मामले में पाकिस्तान ने डिस्टर्ब किया तो $6 बिलियन का एक ऑर्डर किया। ये $6 बिलियन का ऑर्डर, जिसके पास $1 बिलियन ना हो, जिसके पास कर्जे चुकाने का पैसा ना हो, जिसके पास भोजन करवाने का पैसा ना हो, पाकिस्तान की आवाम जिसको चिल्ला रही हो, ऐसे पाकिस्तान के खिलाफ अगर $6 बिलियन का मामला आ जाए तो बहुत बड़ा खतरनाक मामला है। इसके अतिरिक्त भी कई कोर्टें मैं आपको बताता रहूँगा लगातार समय समय पर। कई कोर्टों में कई जगहों पर संसार में ऐसे क्लेम्स आए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ आते हैं। पाकिस्तान जो चीन को अपना सर्वश्रेष्ठ दोस्त मानता है और संसार में अगर वो उसको लगता है कि चीन से अच्छा मेरा कोई परंपरागत दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन लाभ और प्रतिशोध, भारत से प्रतिशोध, अपने भाइयों से प्रतिशोध को पूरा करने के उद्देश्य से वो चीन के चंगुल में बड़ी बुरी तरह फंस चुका है। इतनी बुरी तरह फंस चुका है कि ना तो चीन को वो निगल सकता है और ना ही चीन को वो उगल सकता है। चीन के चक्कर में उसने भारत से विरोध ले लिया है। चीन के चक्कर में वो संसार के दूसरे कंट्रियों से विरोध ले चुका है। चीन के चक्कर में अमेरिका उससे दूर जा चुका है। चीन के चक्कर में यूरोप उससे दूर जा चुका है। और लगातार जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी उससे दूर जाते जा रहे हैं, क्योंकि नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। पाकिस्तान, चूँकि वो बेसिकली पाकिस्तान में रहने वाला एक एक व्यक्ति हिंदू है, वो अपने आप को मुसलमान घोषित करता है तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़कर मुसलमानियाँ करने की कोशिश करता है। ऐसे में जब वो आगे बढ़ चढ़ कर आता है तो ओरिजिनल मुसलमान, जिनको आप खाड़ी के मुसलमान कहते हैं, उनका विरोध करना स्वाभाविक है और उनका इनका साथ छोड़ना भी स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने आपको दासता के लिए कन्वर्ट करवाया था, उन्होंने राज्य करने के लिए कन्वर्ट नहीं करवाया था। वो आपको अपना दास बनाना चाहते थे, इसलिए आपकी माताओं बहनों के साथ गलत करके आपकी उत्पत्ति हुई और इसलिए भारत में जो भी इनके प्रकार ने किसी प्रकार से कन्वर्ट किया। इशू ये है कि CPEC, हम सब जानते हैं कि चाइना का बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, और चीन का वन बेल्ट वन इनिशिएटिव, जिसको BRI चीन कहता है। वन बेल्ट वन इनिशिएटिव चीन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो संसार पर फतेह करने के लिए उसको चाहिए।
वो लगातार इस पर काम भी कर रहा है। चूंकि चीन का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, डायरेक्टली तो नहीं लगता, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान का जो हिस्सा हमारा पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, इसके माध्यम से पाकिस्तान का, मतलब मैं कहूँ कि पाक ओवर जम्मू कश्मीर के माध्यम से वो एक रास्ता वहाँ से निकलता है, जिसको CPEC, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से वो वहाँ से निकलते हुए यूरोप खाड़ी और खाड़ी से यूरोप की तरफ रास्ता ले जाना चाहता है और पूरे विश्व में इकोनॉमिकली धाक जमाना चाहता है। पाकिस्तान ने जब उनके साथ समझौता किया तो उस समझौते में वन बेल्ट वन इनिशिएटिव का समझौता मोदी सरकार के आने से पहले 2011, 12, 13 की तरफ हुआ था। जब उन्होंने वो समझौता किया तो बहुत सारे प्रलोभन चीन ने उनको दिए। जैसे एक प्रलोभन उनको दिया कि मेन लाइन 1, ML1, ML2 ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके पास हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मेन लाइन 1 जो एक रेलवे प्रोजेक्ट है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ जिसको कहते हैं, चाइना की ही खोज है SEZ की, SEZ वो इस CPEC में बनाएगा, ऐसा वचन चीन ने उनको दिया था। इस वचन में ML1 यानी कि मेन लाइन 1 जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसमें $6.8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना करने वाला था। चाइना ने मानकर चला था कि वो $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उसमें करेगा और ये जो $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना करेगा, उस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से पाकिस्तान का डेवलपमेंट होगा, ऐसा पाकिस्तान सोचकर बैठा था। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन उस एरिया में बनाए जाएंगे तो पाकिस्तान उभर कर बाहर आ जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ये ख्वाब देखते हुए, मुंह में गोलगप्पे पटा फोड़ते हुए वो ये सोच रहा था कि वो विश्व पर प्रिवेल कर जाएगा चाइना की मदद से। इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए एक ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी, JCC जिसको कहते हैं, JCC दोनों तरफ के लोगों से मिलकर बनी है, जिसका चेयरमैन पाकिस्तान से होता है। अब 2013 से लेकर 2020 तक लगातार बैठकें होती रही, लेकिन 2020 में होने वाली 10वीं बैठक पूरी नहीं हो पाई। नवंबर 2019 में बैठक होनी थी, लास्ट बैठक हुई थी, और जो 2020 में बैठक होने वाली थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच में एक डिसएग्रीमेंट आ गया। डिसएग्रीमेंट किस बात का आया वो भी जानना जरूरी है। चाइना का ऐसा मानना है कि जो इन्वेस्टमेंट वो करेगा, चाहे वो ML1 में करे या फिर वो SEZ में करे, वो जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करेगा वो इन्वेस्टमेंट उसका बाहर वापस मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है और पाकिस्तान में चीन के खिलाफ एक प्रतिशोध, चीन के खिलाफ एक विद्रोह पैदा हो चुका है। इसलिए चीन को लगता है कि अगर हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया तो मेरा पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। उसका दूसरा कारण ये भी है कि चीन के पास पैसे हैं नहीं। मोदी सरकार के आने के बाद जिस प्रकार मोदी सरकार ने अपने पैर फैलाए और विश्व लेवल पर अपनी दोस्तियां की, चीन लगातार पीछे जाता जा रहा है। चीन की इकोनॉमी बहुत गड़बड़ हो चुकी है और अभी गलवान घाटी जिस समय चीन ने किया, उस समय हिंदुस्तान ने बड़े मुंह तोड़ तरीके से जवाब देते हुए उनके इकोनॉमी पर बहुत बड़ा वार किया और अपनी मार्केट धीरे धीरे करके उनके खिलाफ बंद कर दी। इसलिए जब सबसे बड़ा मार्केट तो भारत ही है उनके लिए, और भारत अगर अपने दरवाजे बंद करता है तो नो डाउट चाइना पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। और चाइना इतना प्रभावित है कि वो अभी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन है, अपनी इकोनॉमिक प्रोग्राम चला नहीं सकता। उधर पाकिस्तान मुंह धोए बैठा है कि चीन हमको देगा तो हम चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो अपने यहाँ पेट्रोल डालने का भी पैसा नहीं है और अपने यहाँ सैलरी देने का पैसे नहीं है। कैसे चले ये सब? इसके लिए पाकिस्तान का ऐसा मानना रहा कि CPEC का जो प्रोजेक्ट है इसमें चीन इन्वेस्टमेंट करेगा तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। चीन का ऐसा कहना है कि जो G20 कंट्रीज़ हैं संसार के, हम सब जानते हैं G20 कंट्रीज़ का अपना दबदबा है, G20 कंट्रीज संसार के हैं, वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान उस कगार पर पहुंच चुका है कि वो लोन चुका नहीं सकता। यानी कि पाकिस्तान की कंडीशन वो इतनी क्रिटिकल हो चुकी है कि वो अभी अपने जो उसके लोन हो चुके हैं उनको भी चुकाने की कंडीशन में नहीं है। ऐसा जब आया तो चीन के पास पहले से पैसा नहीं था, और दूसरा G20 ऐसा बोलता है, तीसरा सऊदी अरेबिया जैसा उसका दोस्त उससे पैसे मांग लिए, उसने पैसे मांग लिए, मलेशिया जैसा उसका दोस्त जिन्हें उसके जहाज शिप्स को सीज कर लिया। ऐसी सभी सिचुएशंस को देखते हुए चीन ने यह निर्णय लिया कि हम वहां इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और मेरा इन्वेस्टमेंट अगर हो गया तो वो वापस मिलने वाला नहीं है,
क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी एक स्टेज पार कर चुका है और अब पाकिस्तान में रिकवरी असंभव है, पाकिस्तान का बर्बाद होना तय है। इसलिए वो कहता है कि सॉवरेन बॉन्ड, जो सॉवरेन यानी कि संप्रभु जो सत्ता होती है, जो देश की अपनी सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जो देश अपने अपने दम पर अपनी अपनी गारंटी लेता है, तो उन्होंने कहा अभी आप सॉवरेन गारंटी लेने की सिचुएशन में नहीं है। यानी कि आप संप्रभु होने के नाते, आप देश होने के नाते अब गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि आपके देश में आपका कुछ बचा नहीं। और अगर सभी कंट्री जिनका जिनका कर्जा आपके ऊपर है वो अपना कर्जा मांगने चले तो आप वो दे नहीं सकते। आपकी सिचुएशन इतनी खराब है, आप इकोनॉमिकली इतने वीक हो चुके हैं, इसलिए आपको हम पैसा नहीं लगा सकते। आप देखिए, चीन तो विस्तारवादी है ही। चीन के इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो जो G20 की रिपोर्ट है उसको उन्होंने हवाला दिया होगा, और चीन ऐसा चाहता होगा कि आप नई प्रॉपर्टी हमको लीज पर रखें। जैसे कभी सक्शगाम घाटी चीन को दे दी गई थी पाकिस्तान के द्वारा, तो अभी चीन का विचार ऐसा है, गिलगिट बाल्टिस्तान आप अथराइज्ड नहीं है, फिर भी आप चीन को दे दीजिए, पाकिस्तान का कुछ भूभाग चीन को दे दीजिए, गारंटी में पाकिस्तान रखने के लिए क्या रखता है, ये सब उसके मस्तिष्क में रहा होगा। इसलिए उसने ये सब कुछ करने से पहले, ये कुछ भी कोई जवाब देने से पहले या कोई स्टेप लेने से पहले पाकिस्तान को इस कटघरे में खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान चीन के मुंह में जा चुका है, अब वो चीन के मुंह में जीरा, ऐसा कह सकते हैं। जैसे कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरा, वैसे चीन के मुंह में जीरा, क्योंकि चीन का 60% एरिया इसी प्रकार से कवर करके बनाया गया है। उस 60% एरिया में एक मैं कहूँ कि लगभग 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर उसके पास इस समय क्षेत्र है, और मिल जाए पाकिस्तान का भी एक 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर, तो उसकी सेंचुरी हो सकती है। इसलिए पूर्ण रूप से चीन ये मानकर बैठा है कि पाकिस्तान अब उसका हो चुका है। पाकिस्तान को इतना दबाओ कि पाकिस्तान अब अपनी ज़मीनें लीज करना शुरू कर दे और चाइना को देना शुरू कर दे। चूँकि विश्व में अभी कोई पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं, जब तक मोदी जी बैठे हुए हैं तब तक तो बिल्कुल ही नहीं करता। इसलिए दोनों चोर, हम कहें पाकिस्तान और चीन दोनों चोर, दोनों की नज़र गलत, चोर चोर मौसेरे भाई। ऐसी सिचुएशन में जब उनको दूसरे के कुछ खाने को नहीं मिलता, भारत की तरफ नहीं हो पा रहा, तो फिर वो आपस में ही चोरी करते हैं, आपस में ही खाते हैं, आपस में ही एक दूसरे का नुकसान करते हैं। जिस प्रकार अब पाकिस्तान फंस चुका है, उसका निकलना लगभग असंभव है। हाँ, एक संभव रास्ता हो सकता है कि वो भारत की शरण में आ जाए। भारत की कंडीशन सदैव एक रहती है कि आप हमारी शरण में आइए, लेकिन हमारे एंशिएंट कल्चर को स्वीकार करना पड़ेगा। आप लोग जो भटक चुके हैं, आप अपने पूर्वज जो अरब में ढूंढ रहे हैं, उनको आप भारत में ढूंढिए। आप राम के वंशज हैं, आप कृष्ण के वंशज हैं, आप राम और कृष्ण की तरफ लौट आइए। आप अपने पूर्वजों को मानिए, आप अपने पूर्वजों की आराधना करना शुरू करिए। भारत में कभी कोई समस्या नहीं। अगर कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को वापस आए, तो उसको भूला नहीं कहते। लेकिन आप कई पीढ़ियाँ, आपकी 20 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं, 10 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं, कुछ की 5-7 पीढ़ियाँ हुई हैं, इन पीढ़ियों में कन्वर्ट हुए। लेकिन आप अपने पूर्वज कैसे बदलेंगे, ये आपको सोचने की बात है। आप इबादत करने का तरीका बदल सकते हैं, इबादत करने का देवता बदल सकते हैं, साध्य बदल सकते हैं, आप साधन बदल सकते हैं, लेकिन अपने पूर्वज कैसे बदलेंगे? तो भारत की कंडीशन कुछ भी नहीं। भारत की कंडीशन सिर्फ एक रहती है कि आप सनातनी हैं तो सनातनी रहिए। भारत आपकी पूर्ण मदद करेगा। बृहत्तर भारत की संकल्पना आप स्वयं पूरी करवाएंगे। भारत को कुछ विशेष एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना सी बात है कि आप चाइना से किसी प्रकार बच जाइए, नहीं तो चाइना आपको खा जाएगा। फिर भारत को चाइना से युद्ध लड़के आपको बचाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।